हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी है बेसिस। तो बेसिस जनरली होती है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस के डिफरेंस को बेसिस बोल सकते हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस है अगर 25,000 है और जो फ्यूचर्स के प्राइस होते हैं अगर वो 25,100 हो गया तो दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं यानी कि 100 रुपीज़ जो है वो उसका बेसिस हो जाता है। तो अब क्या होती है कि कभी कभी स्पॉट प्राइस ज़्यादा होती है, कभी कभी स्पॉट प्राइस कम होती है। तो जब भी स्पॉट प्राइस कम होती है और फ्यूचर्स प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है तब वो जो है नेगेटिव में आएगी। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए कि जो निफ्टी 50 के जो स्पॉट्स प्राइस हैं वो अगर 25,000 है और जो फ्यूचर्स प्राइस है वो अगर 25,100 है तो जो डिफरेंस आती है वो 100 का आएगी, लेकिन वो क्या होती है वो नेगेटिव में आएगी। तो इसीलिए उसको नेगेटिव बेसिस बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसी को उल्टा अगर देखा जाए कि स्पॉट प्राइस अगर ज़्यादा है और फ्यूचर्स के प्राइस कम है तो उसको पॉजिटिव बेसिस बोला जा सकता है। अब क्या होते हैं कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी आप किसी भी अंडरलाइंग एसेट के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, मान लेते हैं कि आपने निफ्टी का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखा तो वो 3 महीने में डिवाइड रहता है। अगर अक्टूबर का आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखा और दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखा, तो हर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्राइस भी अलग अलग होंगे। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आप बेसिस निकालते हैं तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो डे है यानी कि किस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेसिस से तुलना कर रहे हैं उसको आप बताएंगे। यानी आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को तुलना कर रहे हैं या फिर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को तुलना कर रहे हैं या फिर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को तुलना कर रहे हैं, क्योंकि तीनों का प्राइस अलग अलग होता है, इसीलिए बेसिस भी चेंज हो जाती है। अब आ जाते हैं कि बेसिस क्यों निकालते हैं हम लोग। जो भी स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर्स प्राइस है उसका डिफरेंस हम लोग क्यों निकालते हैं। तो मेनली क्या होता है कि एक फंडामेंटल लिंकिंग के काम में आता है कि हम लोग एक ही बार में जान सकते हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या होते हैं कि जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो लाइफ स्पैन है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं या कभी स्पॉट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी वो मैच्योर होंगे यानी जब भी मैच्योरिटी का डेट आएंगे यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे जब आती है तो उस समय बेसिस जो है ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्लोजिंग डे आ जाता है। यानी कि अंडरलाइंग एसेट और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग प्राइस जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पूरा बेसिस का एक डिफिनीसन और एग्जांपल्स के तौर पे सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। कॉस्ट ऑफ कैरी जनरली आप इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को जब आप कैरी करते हैं यानी कि होल्ड करते हैं तो उसके लिए जितना आपको पैसा चुकाना पड़ता है उसको कॉस्ट ऑफ कैरी बताएंगे। अब सिंपली एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट में अगर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं तो अगर गोल्ड को आपने ख़रीदा तो उसको होल्ड करने के लिए आपको स्टोरेज का कॉस्ट भी देना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, अगर जितने का आपने गोल्ड ख़रीदा है अगर उतने का पैसा नहीं था आपके पास, अपने लोन लेके अगर वो गोल्ड को ख़रीदा है और जाना है कि गोल्ड के प्राइसेस आगे बढ़ जाएंगे तो आपको उस लोन में इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। तो सिंपली जो भी स्टोरेज कॉस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है, तो वो सभी चीज़ों को देखने के बाद जो भी कैरी का जो कॉस्ट आता है उसी को पूरा
कॉस्ट ऑफ कैरी बोलेंगे। तो सिंपली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इक्विटी डेरिवेटिव है, चाहे गोल्ड है, चाहे कोई अलग एसेट है, अगर जो आप होल्ड करते हैं और उसके लिए कुछ पैसे आपको चुकाने हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ कैरी बोलेंगे। अगर इक्विटी डेरिवेटिव में देखा जाए तो एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो अगर 100 रुपीज़ का कैश मार्केट के प्राइस पे आपने कोई इक्विटी डेरिवेटिव या फिर स्टॉक लिया है, लेकिन आपके पास 100 रुपये का पैसा नहीं था आपके पास उस समय, आपने लोन लेके उन स्टॉक्स को ख़रीदा है। तो आपने लोन लेके उन स्टॉक्स को ख़रीदा है तो ऑब्वियस है कि आपको इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी। अगर आप 6% के रेट पर इंटरेस्ट को चुका रहे हैं तो आप पूरा इंटरेस्ट कितना चुका रहे हैं, 6 रुपया। और लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि जो स्टॉक्स हैं उसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो डिविडेंड्स अगर 2 रुपये का आपको मिल रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी कितना हो जाता है, 4 रुपया। आपको इंटरेस्ट चुकानी पड़ रही है 6 रुपया का, लेकिन डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आप 6 रुपया में से 2 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 4 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाता है। तो आपका जो फ्यूचर्स प्राइस हो जाता है वो कितने हो जाएंगे। तो आपने तो 100 रुपया में स्टॉक्स को ख़रीदा था, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ कैरी भी चुकानी पड़ रही है तो आप 104 रुपया का फ्यूचर्स के प्राइस देखेंगे। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को आप होल्ड करते हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलती है या फिर कैरी करने के लिए जो भी चीज़ें आप चुका रहे हैं उसको कॉस्ट ऑफ कैरी बोलेंगे। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो मार्जिन अकाउंट्स है। तो आपको पता ही होगा कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़रीदने के लिए मार्जिन्स कुछ भरने पड़ते हैं। कोई ब्रोकर 10% का, कोई ब्रोकर 20% का मार्जिन लेते हैं और वो किस पर डिसाइड होती है, तो जो भी एसेट आप ख़रीद रहे हैं उसके वॉलेटिलिटी पर डिसाइड होती है कि कितना ज़्यादा रिस्क है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा मार्जिन्स भी उतने ज़्यादा ही होंगे। अब अगर एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो मई 14, 2024 को अगर एक आदमी बाई करता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी 50 के, तो क्या होती है, तो आपको क्या होता है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के पूरे वैल्यू को जानना पड़ेगा। तो पूरे वैल्यू को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, कैलकुलेट करके भी दिखा दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि निफ्टी के जो फ्यूचर्स के जो प्राइसेस होते हैं और उसका जो लॉट साइज़ रहता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का फुल वैल्यू मिल जाएगा। अब जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था उसमें निफ्टी फ्यूचर्स की जो वैल्यू है वो 22,250 है और जो लॉट साइज़ है वो 25 शेयर का है। तो आपको पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है वो 5,56,000 और 250 रुपया होगा। तो आपको पूरा वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। जब भी आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं तो आपको मार्जिन देने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि ब्रोकर जो है वो 10% का मार्जिन आपसे ले रहा है, यानी कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदने के लिए 55,625 रुपया देना पड़ेगा, जो कि इनिशियल मार्जिन है। अब वो क्या होता है कि दोनों साइड से होती है, चाहे आप बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, दोनों को वो मार्जिन जो है चुकानी पड़ती है। याद रखिएगा कि आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर दायित्व नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिस्से पे लेते हैं। लेकिन जो आपने मार्जिन चुकाया है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, बल्कि जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है यानी कि 5,56,250 रुपया का जो वैल्यू है उस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हम लोगों ने 55,625 रुपया भरा और जब प्रॉफिट आ रहा है तो 1 लाख का प्रॉफिट आया, 2 लाख का प्रॉफिट आया, तो जनरली वो मार्जिन पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बल्कि जो उसका फुल वैल्यू है यानी कि 5,56,250 रुपया उस पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि लॉस भी उसी तरीके से होते हैं। तो स्ट्रैटेजी बना के इसको खरीदिएगा या फिर बेचिएगा।
अब क्या होता है कि जिस पर जो भी अंडरलाइंग एसेट है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे दूसरे जो भी इंडेक्सेस हैं, जिस भी फ्यूचर्स में आप बाई या सेल कर रहे हैं, उसमें अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो जो ब्रोकर होते हैं वो भी अपने मार्जिन्स ज़्यादा लेंगे, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। सो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो मार्किंग टू मार्केट है, यानी कि MTM। अब ये क्या होती है कि आप जानते ही होंगे कि जो फ्यूचर्स मार्केट होते हैं वो मंथली वाइज या फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इसके हिसाब से सेटल्ड होती है। लेकिन अगर जो डे टू डे वाइज अगर सेटल्ड होती है वो, तब उसको MTM सेटलमेंट बोलेंगे, यानी मार्क टू मार्केट सेटलमेंट बोलेंगे। अब वो किस तरीके से होती है कि डेली वाइज जो मार्जिन्स होते हैं, जो MTM मार्जिन्स होते हैं, जो भी लूजिंग जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उससे वो कलेक्ट करके जो भी गेनर्स पार्टिसिपेंट होते हैं उसको देते हैं। तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिटेबल लोग होते हैं वो प्रॉफिट उसको मिल गया लूजिंग पार्टी से। अब अगर एक एग्जांपल देखा जाए MTM कि वो किस तरीके से करते हैं, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है May 14, 2024 का, तो उसका जो उसके उस दिन का जो प्राइस चल रहा है 22,250 का प्राइस चल रहा है, तो वो जो इनिशियल मार्जिन है वो 55,625 का चुकाएंगे, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। तो 55,625 का वो मार्जिन चुकाएं, और जो क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आया, यानी कि उस दिन जब मार्केट क्लोज हुई तब उसका जो प्राइस है वो 22,308 पर चला गया, यानी 22,250 से 22,308.70 पे मार्केट क्लोज हो गई। तो उस दिन का बेनिफिट क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे 58.70 पॉइंट्स का उसका बेनिफिट हुआ। लेकिन उसको पैसा कितना मिला, तो उसको पैसा मिला एक लॉट पर। ओके, तो एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, तो 58.70 जो है उसको 25 से आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो रुपया आता है वो 1,468 रुपया आता है। तो जो भी प्रॉफिटेबल लोग होंगे उसको एक लॉट पर 1,468 का प्रॉफिट आएगा। तो वो जो ट्रेडर का अकाउंट है वो नेक्स्ट डे जो है उस पोजीशन को जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं 1,468 वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो प्राइस है जो नेक्स्ट जो डे आती है उसमें प्राइस जो है वो 22,308.70 से MTM पार्टिसिपेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर्स के बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को जाना है, लेकिन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी बात करेंगे। सो जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही या फिर नए चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं डीप डाउन जाके उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो कीप इन्वेस्टिंग।